नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का मैं आपका स्वागत। और हमारे साथ भूपेश सरकार में मंत्री जयसिंह अग्रवाल हैं। जयसिंह अग्रवाल उन विभागों के मंत्री हैं जो विभाग जल्दी से कोई लेना नहीं चाहता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम कोरबा ऊर्जा नगरी में मौजूद है और हमारे साथ जयसिंह अग्रवाल हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का रोड मैप है जिसको लेकर चल रहा है, क्योंकि चौथी बार आप चुनावी मैदान में, कहा जाता है कि जितना ज्यादा समय बीत जाता है उतना ही जीतना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लगातार जब कोरबा विधानसभा जब 2008 में नई बनी, मुझे पार्टी ने टिकट दिया। यहाँ से मैं बहुत कम वोट से जीत के आया, 587 वोट से। दूसरा चुनाव मैंने 14,449 वोट से जीता। पहले चुनाव में डिप्टी स्पीकर को हराया, दूसरे चुनाव में प्रेसिडेंट महापौर को हराया और तीसरा चुनाव मैंने 11,806 वोट से जीता, क्योंकि मामला त्रिकोणीय हो गया था योगी कांग्रेस के आने से। उसके बाद भी मैं 11,806 वोट से जीतने में कामयाब रहा। हमने लगातार जनता के हितों के साथ काम किया, जनता से जुड़ के काम किया, जमीन पे उतर के काम किया। हमने कोई हवाबाजी नहीं की, इसलिए हमको विश्वास है। इसके साथ साथ जब तीसरी बार हमारी सरकार बनी प्रदेश में, तो मुझे राजस्व मंत्री बनाया गया, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन स्टाम्प मंत्री बनाया गया। तो हमने जब मंत्री पद मिला और उसके बाद जब विभाग मिला, तो कुछ IAS अधिकारियों ने, सीनियर लोगों ने कहा, जिनसे संबंध थे, कि आपको बहुत कमजोर विभाग मिला है। हाँ, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि ये विभाग जल्दी से कोई चाहता नहीं। ये विभाग प्रायोरिटी में नहीं रहता। तो मैंने उनसे कहा था कि अभी तक इस विभाग में क्या होता था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कार्यकाल में ये विभाग छत्तीसगढ़ में सरकार में बहुत प्रायोरिटी में रहेगा, और वो मैंने करके दिखाया। पूरे प्रदेश में 100 से ऊपर हमने तहसीलें बना दी, 29 अनुभाग बनाए, 6 जिले बनाए, जो पूर्ण रूप से राजस्व मंत्री का काम इन सबको बनाना। मतलब काम बहुत हमने भी की, घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने भी की, बनाने का काम राजस्व मंत्री का है। आपके विभाग से हुआ। कुल जमा ये है, कहा जा रहा है, मतलब जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, तो ये जीत का आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है। मतलब जो मार्जिन है बढ़ता चला जा रहा है। एक और चीज इसी में, मार्जिन है जो लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि चौथी बार है तो मार्जिन कम होता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हार का भी डर आने लगता है, लेकिन आपके साथ उल्टा हो रहा है। कोई खास वजह? देखिए, खास वजह ये है कि मैं सदैव जनता से जुड़ के चला हूं, और मैं ना तो मेरे बीच में कोई बिचौलिया रहता, ना मेरे बीच में कोई बीच का आदमी ऐसा रहता कि जो मेरे साथ किसी को ला के मिलवाए। जनता से सीधे रूबरू, चाहे मेरा घर हो, घर का कार्यालय हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, कांग्रेस का दफ्तर हो, या जहां भी हो, मैं जनता से सीधा रूबरू होता हूँ। चाहे रायपुर का बंगला ही क्यों ना हो, जो आया मुझे सबसे मिलना है, जो आया उसका सबका काम करना है। कुछ काम ऐसे होते नहीं भी हो पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं छोड़ता। अब चूंकि कल घोषणा पत्र आया, तो आज आपसे चर्चा हो रही है और आप उस कैबिनेट का हिस्सा है जो रणनीति बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए रणनीति आपने बनाई इन 5 सालों में। भारतीय जनता पार्टी एक घोषणा पत्र लेके आई है जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया, और उनमें तमाम उन चीजों का जिक्र किया गया जो चीजें कहीं ना कहीं आपकी सरकार की जो योजनाएं थी उनसे मिलती है, और सब चीजें एक कदम आगे नजर आती है। क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा, और इन योजनाओं को जारी करने या लागू करने या घोषणा करने की भाजपा को जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, उसको इसलिए आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार अमित शाह जी ने नारा दिया था 65 पार का। तो 65 पार तो हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 68 सीटें आई। 5 उपचुनाव हुए, पांचों हम जीते, इसमें 2 का मैं स्वयं प्रभारी था, आपको मालूम है। हमने जो जोगी कांग्रेस का गढ़ बन गया था, या ये कहें कि जोगी जी का गढ़ था मरवाई, वहां जब उपचुनाव हुआ तो हम पूरे 5 सीट में सबसे रिकॉर्ड मतों से जीते। दंतेवाड़ा का चुनाव भी हमने जीता, वहां भी मैं प्रभारी था, पहला जो चुनाव हुआ उपचुनाव। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात का पूर्ण रूप से एहसास हो चुका कि उनकी सीटों के आंकड़े बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जनता को लुभाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, वो झूठा साबित हुआ। उन्होंने बोनस की बात कही थी, धान का 1 साल दिए, फिर वो गायब हो गए। इसके साथ साथ वो पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी राज्य में 3100 तो दूर की बात, कहीं भी उन्होंने 2100 रुपए धान का रेट दिया क्या? नहीं दिया। बल्कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी घोषणा थी 2500 रुपए की, तो वहां केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप रेट ज्यादा देंगे
तो हम आपका पूल का चावल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था और उसके बाद आपने एक चीज का और जिक्र किया कि कहीं भी नहीं किया। हाँ। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इतना प्रायोरिटी पे क्यों, छत्तीसगढ़ को इतनी तवज्जो क्यों, छत्तीसगढ़ में इस तरह का जन घोषणा पत्र क्यों? छत्तीसगढ़ का जन घोषणा पत्र इसलिए वो लाए हैं, पहली चीज तो 2-3 चीजों में उन्होंने हमारी नकल की है। जो मेरा ही विभाग है, जो भूमिहीन किसान है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, तो उसको हमारी सरकार 7,000 रुपये दे रही है, जिसका हमारा अभी घोषणा पत्र से पहले ही ये घोषणा हो चुकी है कि हम उसको 10,000 देंगे। तो इन्होंने उसको 10,000 करने की बात की है, तो हमारी नकल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 5 लाख रुपया बीपीएल कार्ड धारी को जो स्वास्थ्य योजना के तहत, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत जो 5 लाख रुपए की छूट दी गई थी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, उसको हमने 10 लाख करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ एपीएल में जो 50,000 था उसको हमने 5 लाख करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार से उसकी भी नकल कर रही है, हमारे पीछे चल रहे हैं। तीसरा, धान का इन्होंने जो कहा कि हम 3100 रुपए देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में आपने 3100 तो क्या 2100 रुपए भी कहीं दिया क्या? तो आप 3100 दे के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और अगर इनकी सरकार बन जाती, क्योंकि जिसकी कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कहीं चांस नहीं है, कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और जिस प्रकार पिछली बार सीटें आई थी उसी लाइन पे सीटें जा रही है। अच्छा, उसी लाइन पे सीटें आ रही हैं। हाँ। आपने एक चीज कह दी कि नकल कर रहे हैं। हाँ। नकल करने वाले बच्चे का आखिर होता क्या है, ये भी बता दीजिए। नकल जो करता है उसके कितने नंबर? नकल के लिए भी थोड़ा अकल चाहिए, और जो नकल ये कर रहे हैं उसको जनता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे पहले उस पर झूठे साबित हो चुके हैं। चाहे वो 15 लाख का वादा हो कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा, घर घर में 1 रुपया भी नहीं आया। आपका धान का इन्होंने बोनस नहीं दिया पिछली बार, पहले इन्होंने बोल दिया धान का हम बोनस देंगे, 1 साल दिए, चुनाव का काम निकल गया, सरकार बन गई, उसके बाद भूल गए लोग। आपका कहने, जनता विश्वास नहीं करती। कुल जमा ये है, जारी तो कर दिया। जो वादा किया पिछली बार कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया, किसानों को कर्जा माफ, तीसरा चीज आपका बिजली बिल हाफ, और अन्य जितना भी हमारा घोषणा पत्र था लगभग हमने उसको लागू किया। इसके साथ साथ जनता इस बात पे विश्वास कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो इन्होंने वादे किए उसको पूरा करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो वादा किया आपने पूरा कर दिया, तो आप पे भरोसा बरकरार है। हाँ। ये लोग आपकी नकल कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए भरोसा बनता ही नहीं। हाँ। आप साफ यही कहना चाह रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि धान को लेकर बहुत रस्साकसी है। केंद्र की सरकार ने बाइफरकेट कर दिया कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, ये तो 500 550 रुपए दे रहे हैं और पीठ खुद थपथपा रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है? आप लोगों ने 20 क्विंटल की बात की, इन्होंने 21 की कर दी। आप लोग 3,000 की चर्चा कर रहे थे, इन्होंने 3100 कर दिया। आप लोग 4 किश्तों में दे रहे थे, इन्होंने 1 मुश्त की बात कर दी। ये एक एक चीज आगे बढ़ के, सिर्फ मैं धान की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि धान सबसे बड़ा मुद्दा है, एक एक चीज आगे बढ़ के किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? या सरकार बनाना ही उद्देश्य है या वाकई किसानों को लाभ देना उद्देश्य है? इनका उद्देश्य बिल्कुल किसानों को लाभ देना नहीं है। ये किसानों को ठगना चाहते हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। ना ये 3100 देना चाहते। इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि पिछली बार जब इन्होंने 65 का नारा दिया तो 15 सिमटे, अभी ये लोग 30 तक नहीं पहुंच पा रहे। पूरी ताकत लगाने के बाद भी, सरकार को बदनाम करने के बाद भी, हर प्रकार के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी ये 30 सीटों पे नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मेरा ये बोलना है कि 3100 बोल दे, कल 5000 बोल देंगे। बोलने से क्या होता है? धरातल पे क्या है? करके क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? जब पिछली बार बोनस क्यों नहीं दिया? पिछली बार इन्होंने 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, काला धन लाएंगे, हर घर में 15 लाख पहुंचाएंगे। कहाँ है भैया काला धन? जिनसे काला धन निकाल के लाना तो उनको भगा दिया यहाँ से, देश से। उनको देश से भागने का मौका दे दिए। चाहे माल्या हो, चाहे आपके और जो तथाकथित जितने लोग थे, वो लोग भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, सुरक्षित है अपने दूसरे देशों में। इसलिए मेरा ये बोलना है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने जो वादे किए उनको पूरा किया। अभी जो वादे कर रहे हैं या जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। कोरबा में 4 सीटें हैं, हम चारों की चारों जीत रहे हैं, आपको बता देता हूँ, और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और मेरे बारे में जो आपने पूछा, वोटों का आंकड़ा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कोरबा में मैंने जो 3 चुनाव जीते, तीनों चुनाव का जो डिफरेंस है लगभग 27,500 वोट है, और इस बार 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। वही सवाल फिर आ गया, इस चीज का जवाब दीजिएगा थोड़ा छोटा सा करके कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो जैसे जैसे आप लगातार जीतते हैं, ये चौथी बार है, तो मार्जिन कम होता है।
एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, आपका बढ़ क्यों रहा है? वजह क्या है? जयसिंह के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा है, या कोई जीत नहीं पाएगा, या सबको आप साथ ले लेते हैं कि भाई तू भी आ जा और तू भी आ जा? साथ तो देखिए, जब जनप्रतिनिधि कोई चुना जाता है तो उसका एक दायित्व होता है कि हर चीज में पार्टीबाजी नहीं देखी जाती। ठीक है। जनता आज मान ली हर आदमी तो एक पार्टी को वोट नहीं देता, डिवाइड तो होते हैं, निर्दलीय को भी कुछ वोट पड़ते हैं। तो इसलिए जब कोई चुना जाता है, जनप्रतिनिधि बनता है, और विशेष करके मंत्री बनने के बाद तो और जवाबदारी बढ़ जाती है। तो हमारा एक दायित्व है कि हमारी क्षेत्र की जनता, वो कोई भी हो, हमको उन सबकी मदद करना है, और ये काम मैं करता हूँ, और इस बात का क्रियान्वयन विधिवत होता है। विधिवत होता है। एक और चीज है, हम कल जनता से भी बात कर रहे थे, आप ही का जो क्षेत्र है वहीं की जनता से, यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपने काम तो किया है, लोगों ने ये भी बताया, ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान पूरा नहीं हुआ। सड़क की स्थिति की चर्चा होती है तो लोग बहुत परेशान है कि डंपर चलते हैं, सड़क बनवा भी दो तो खराब हो जाती है। राखड़ की स्थिति है, उसकी चर्चा होती है कि धूल उड़ती है, गर्मियों में बहुत समस्या होती है। ऊर्जा नगरी कहा जाता है, लेकिन बिजली कट की समस्या, ये तीन बड़ी समस्याएं हैं। तीन चीजें आपने मुझसे कही है। एक आपने बोला रोडों के बारे में, रोडों के बारे में पूरे यहाँ ऐसी सिल की कोयला की खदानें हैं। रोडों के बारे में मैंने राज्य सरकार से भी स्वीकृति कराई। इसके साथ साथ आपका जो केंद्र सरकार को उपक्रम है SECL, उस SECL से मैंने कोरबा और कटघोरा दोनों विधानसभा के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई। 300 करोड़, उसमें काफी काम हो चुके। एक टेंडर अभी टेंडर की प्रक्रिया में 83 करोड़ का, जिससे ट्रैफिक डाइवर्ट होगी, जो धूल भी कम होगी, उससे शहर से भी ट्रैफिक बाहर होगी। इसके साथ साथ आपका PWD से भी काम कराए, 166 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है, जो आपका सीतामढ़ी से लेके होटल रिलैक्सन तक जो जाके 4 लेन में चापा कोरबा में जाके जुड़ेगी। रोडों की स्थिति जो पिछली सरकार थी उससे कई गुना बेहतर है। रही बात जो गाड़ियों की, पहले जो कोयला का प्रोडक्शन था उससे काफी बढ़ गया। जो ट्रेन का जो मार्ग है उससे जो बैगनेज के माध्यम से ट्रेन का जिक्र किया, एक सवाल जोड़ रहा हूं, नहीं तो ट्रेन का जिक्र किया। ट्रेन इस रूट से जब चलती है तो ये पता नहीं रहता समय पे कब पहुंचेगी। हाँ, और जो पहुंच रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं, यदि मुझे आपके पास अभी 11 बजे आना है तो 11 रात के भी बच सकते हैं, ऐसा हो रहा है। इसको लेकर कोई पत्राचार या कोई रास्ता या कोई समाधान आपने बात की? पत्राचार भी किया है, अधिकारियों से मीटिंग भी की है, बिलासपुर में DRM को बुला के आपका बैठक भी की मैंने स्वयं। सारांश मित्र कलेक्टर थे उस टाइम बुलाया DRM को। उस टाइम एक ट्रेन बंद किए छत्तीसगढ़ तत्काल, उसको तीसरे दिन मैंने वापस चालू करवाया। उसके लिए पत्राचार भी बाकायदा रेल मंत्री से भी किए हैं, प्रधानमंत्री से भी किए हैं। हमने ये निवेदन भी किया कि कोरबा हमारा इतना कोयला का प्रोडक्शन होता है, इतना यहाँ से लदान होता है, लेकिन सवारी गाड़ियों में आप लापरवाही कर रहे हैं। इसके साथ साथ खाली कोरबा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है, पूरे प्रदेश में और देश में। क्योंकि जब से कोरोना काल आया तो कोरोना काल एक रेलवे डिपार्टमेंट के लिए उनका एक बहाना बन गया, और वो कोरोना काल का बहाना लेके आज तक ट्रेनों को स्मूथ नहीं चला रहे, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ लदान की तरफ, मतलब माल चाहिए बस। दूसरा आपने कहा एक राखड़ का जिक्र। तो राखड़ का मैं जानकारी देना चाहता हूँ। राखड़ की सबसे बड़ी जो मुख्य रूप से समस्या है वो बालकों के कारण है, और उसका रीजन ये है कि केंद्र सरकार ने 2021 में एक नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन में उसने ये बैन लगा दिया कि राखड़ डैम के लिए अब आपको जमीन नहीं दी जाएगी, आप लो लैंड एरिया में राखड़ को पटाइए, जमा करिए, ठीक है। उसका बहाना लेके बालकों ने, यहाँ कुछ एक दो ऐसे लोग हैं जो उसका बालकों का ठेका करते हैं और उसके माध्यम से उस राखड़ को जगह जगह फेंक रहे और पटा रहे, उससे धूल भी उड़ती है, यातायात भी बाधित होता है। ये समस्या, क्योंकि बालको केंद्र सरकार का 49% की हिस्सेदारी का उपक्रम है, और बालको एक प्राइवेट है लेकिन उसमें 49% आज भी केंद्र का हिस्सा है, और इसलिए वो दादागिरी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को मैनेज करके वो इस काम को कर रहे हैं। ये यहाँ तक कि भाजपा के प्रत्याशी ने भी कहा कि राखड़ फकवा रहे हैं। तो राखड़ कौन फकवा रहे है, वो उसका उदाहरण है, उसके स्वयं के भाई जो पार्षद है वो NOC दे दे के अपने वार्ड में राखड़ डलवा रहे हैं। जितनी राखड़ इस क्षेत्र में डली है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ उसी एक वार्ड में डला है। तो ये राखड़ की समस्या, उसके लिए भी हम लोग चिट्ठी लिख चुके, प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुके, प्रदूषण बोर्ड को भी लिख चुके चिट्ठी कि भाई राखड़ की समस्या का समाधान किया जाए। और जैसे अभी चुनाव निपटेगा, भी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव में भी सब व्यस्त है, 144 धारा लगी हुई है। जैसे चुनाव निपटेगा मेरा पहला काम होगा
इस राखड़ की समस्या के समाधान के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो आंदोलन भी करेंगे। चलिए, आपने आश्वस्त किया, ये बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी बात थी बिजली ऊर्जा नगरी कहा जाता है और उसके बाद ऊर्जा से मरहूम रहती है। उसका कारण बता रहा हूँ, पिछली सरकार के समय कोरबा में बिजली विभाग का लगभग 42 करोड़ रुपए के टेंडर हुए। उस 42 करोड़ के टेंडर में घपला हुआ। उस घपला होने की वजह से कई उसके ठेकेदार और अधिकारी जेल भी गए। आज भी वो केस भुगत रहे हैं। और उन्होंने डुप्लीकेट ट्रांसफार्मर लगाए, आपके नए ट्रांसफार्मर का पैसा लिया, असेंबलिंग वाले लगा दिए, कुछ बदली ही नहीं की। इस टाइप का घपला बहुत बड़ा हुआ था। उसके कारण जो केबलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन मैंने पिछली बार मुख्यमंत्री जब कोरबा आए, आपके ऊर्जा मंत्री जी भी थे, टी.एस. सिंहदेव जी, दोनों के सामने मैंने इस समस्या को रखा और मैंने मांग की थी कि अंडरग्राउंड केबलिंग कोरबा में करना है। वो हमारी प्रक्रिया में है। आगे चल के हम उसको अंडरग्राउंड कराएंगे। उसके बाद मेरा ऐसा विश्वास है कि 90% समस्या तो उसी में हल हो जाएगी। मतलब मैंने जो 3 चीजें गिनाई, आप इसका समस्या का समाधान का वायदा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज है, खत्म करने की ओर बढ़ेंगे, एक और चीज है कि आप कई बार अपनी ही सरकार के अधिकारियों से नाराज हो जाते हैं। हाँ। और सड़क पर ही ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। तमाम बार आपके ऐसे वीडियो, तमाम चीजें आई, डांटते हुए, गुस्सा करते हुए। ये वजह क्या हो जाती है? वजह वही है, जैसे आपने राखड़ का जिक्र किया, तो गलत राखड़ पटा रहे तो मैंने उसको नाराजगी प्रकट की है। उसमें कोई मेरा दोस्त नहीं है। जनता के हित के लिए, उसके लिए हमने अपनी सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी अधिकारियों को फटकार इसलिए लगाई कि वो गलत काम कर रहे थे। मतलब बर्दाश्त कुछ नहीं किया जाए। बिल्कुल नहीं। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, कोरबा में अगर रानू साहू करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करती, घपला नहीं करती, तो आज जेल में नहीं होती। इसलिए वो जेल गई। इसलिए मेरा ये बोलना है कि अगर कोई गलत काम करेगा, आटा में नमक चल जाता है, कोई अधिकारी करे, लेकिन नमक में अगर आटा डालेगा तो उसमें मेरा विरोध रहेगा हमेशा, चाहे वो कोई भी रहे। कोई भी हो। बिल्कुल। इसलिए आप नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है ना, मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए करता हूँ। जनता के हित के लिए, जिस जनता ने हमको चुना है उसके हित के लिए हमको किसी भी स्तर तक जाना पड़े, हमको उसके हित में खड़ा होना पड़ेगा। और आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। एक आखिरी सवाल, कोई जयसिंह अग्रवाल को चौथी बार विधानसभा भेजे तो क्यों भेजे? देखिए, जयसिंह अग्रवाल को चौथी बार इसलिए विधानसभा भेजना चाहती जनता कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे समूह का हो, चाहे उसके कोई प्रतिनिधिमंडल का हो, उस काम को मैं करना चाहता हूँ। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, मेडिकल कॉलेज खुलवाया, हमर क्लिनिक खुलवाए। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद शास्त्री स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिया, स्कूलों का उन्नयन करवाया, स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया। इसके साथ साथ आपका रोडों का मैंने पहले ही बताया कि सर्वाधिक रोड मैंने बनवाई है, तमाम लंबी फेरिस्त है। तीसरा, आपका पूरे प्रदेश में जो पेयजल की व्यवस्था मैंने कोरबा में करवाई है, सबसे पहले कोरबा में पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त कराया, जो कोरबा की सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे लगभग 50,000 नल के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में लगवाए। और पेयजल योजना जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो उस समय हमने स्वीकृति कराई। मेरी धर्मपत्नी महापौर थी, मैं विधायक था। पेयजल की हमने योजना लागू की और हमारी सरकार आते तक हमने उसको कंप्लीट करके पूरे एक एक घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया। आप पूरे कोरबा में घूम लीजिए और मुझे एक घर तो बता दीजिए, ये कह दे कि मेरे घर में नल कनेक्शन नहीं है। फेरिस्त लंबी है आपका कहने का मतलब। एक बता दीजिए, बोले कि राशन कार्ड नहीं है। एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपका। कोरबा की जब जिक्र होता है या कोरबा की जब चर्चा होती है तो चर्चा डीएमएफ की होती है और डीएमएफ का सदुपयोग नहीं होता, इस तरीके के आरोप भी लगते हैं। आपने अभी रानू साहू का जिक्र भी कर दिया। क्या अब जब मौका मिलेगा, किसी को भी मिले, चाहे आपको, चाहे आपके प्रतिद्वंदी है, किसी को भी मौका मिले, तो अब कोई नए तरीके से उस रोड मैप को खींचा जाएगा कि नहीं अब सदुपयोग हो? क्योंकि पैसा बहुत आ रहा है लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा। आज भी जो आदिवासी हैं, जो दूरस्थ अंचल में यहीं के लोग रह रहे हैं, राखड़, तमाम चीजों का जिक्र किया। कोई रोड मैप रहेगा कि हाँ अब इसका सदुपयोग होगा? देखिए, डीएमएफ के मामले में जब मैं विधायक था उस समय ये योजना लागू हुई। उस समय एक कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, वो आज भी जांच के दायरे में है, आज भी। अच्छा। बचे नहीं उससे, क्योंकि उन्होंने उसका डीएमएफ का दुरुपयोग किया था। मैंने विधिवत उसका विरोध किया था। इसके साथ साथ हमारी सरकार में भी जिस कलेक्टर ने उसका दुरुपयोग किया वो भी जांच के दायरे में थे। तीसरा, जब मैं दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का प्रभारी मंत्री था, वहां भी बहुत ज्यादा था। वहाँ डीएमएफ बहुत है। वहां मैंने क्या काम किया है, आप अगर कभी जाएं या वहां के अधिकारियों से पूछे, स्वास्थ्य के और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया वहाँ। इसके साथ साथ वहाँ के ग्रामीणों को, आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत काम करवाए।
जो सैकड़ों की तादाद में स्कूल बंद हो गए थे उनको वापस चालू करवाया। हेल्थ के मामले में डॉक्टरों की भर्ती करवाया, शिक्षकों की भर्ती करवाया। डीएमएफ का जितना सदुपयोग मैंने उन तीनों जिलों में कराया उसका पता लगा लिया। यहाँ पर भी करना, यहाँ भी मैं करना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत लोगों को संरक्षण मिलने की वजह से यहाँ के कलेक्टरों ने गलत किया और उसकी सजा भुगतेंगे। टीस है इसकी, जो नहीं हो पाया, टीस है इस चीज का। नहीं, वो तो आगे कर लेंगे हम। हमने तो काम बहुत से करवाए, जैसे मैंने बताया ना कि मान लो रोड के लिए पैसा अगर हमको पूरा सरकार से नहीं मिला तो हमने ऐसी सील से 300 करोड़ रुपया लिया। मतलब काम करना है, चाहे कहीं से भी लाया जाए, लेकिन काम करेंगे। बिल्कुल। हम तो देखिए, कोरबा में कोई भी, चाहे कोयला की खदानें हो, कोल डिपार्टमेंट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बाल्को, कोरबा के विकास में इनको सहभागिता निभाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अगर ये खदान या प्लांट यहाँ है तो इनको कोरबा के विकास में सहभागिता निभाना इनकी मजबूरी है और हम इनको बाध्य कर देंगे, उनको करना ही पड़ेगा। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। देखिए, ये थे जयसिंह अग्रवाल। ये जो इनका दबंग अंदाज है ना काम को लेकर, अपनी बातों को लेकर, कि यदि जनता के हित की बात आ रही है तो उसको आपको करना ही है। प्यार से कर लीजिए, नहीं तो डांट देंगे। डांट के भी नहीं मानोगे तो हम काम तो करवा ही लेंगे। आटे में नमक चलता है, चल जाएगा, लेकिन नमक में आटा मिलाएंगे तो नुकसान होगा। ये इनका अंदाज है और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।